भारत की आरबीआई ने उठाया ऐसा कदम जिससे पूरी दुनिया के सोने की नींव हिल गई। अब कोई भी भारत को हल्के में नहीं ले सकता। जब कोई देश चुपचाप अपने दुश्मनों को जवाब देने की तैयारी करता है तो उसका पहला वार सबसे करारा होता है। और इस बार भारत की तरफ से यह वार किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एक ऐसा वार जो गोलियों या मिसाइलों से नहीं बल्कि सोने की चमक से हुआ है, जो दुश्मन की आंखें फोड़ने के लिए काफी है। इस बार आरबीआई ने ऐसा दांव चला है जिससे अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देश भी समझ नहीं पा रहे कि भारत इतनी तेजी से वैश्विक ताकत कैसे बनता जा रहा है। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक सोने की खेप नहीं थी जो विदेश से मंगाई गई, बल्कि यह था उस भरोसे और ताकत का प्रतीक जो अब भारत के पास वापस लौट आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अपने ही देश का 100.32 टन सोना, जो पिछले कई सालों से ब्रिटेन और यूरोप के सुरक्षित वॉल्ट में बंद पड़ा था, उसे चुपचाप वापस अपने देश की धरती पर ला खड़ा किया है। और वो भी ऐसे समय जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हाँफ रही हैं, डगमगा रही हैं और ठहरने के कगार पर है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। असल खेल शुरू होता है वहां से जहां समझ आता है कि आखिरकार भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इससे किसका नुकसान हुआ है। क्योंकि नुकसान तो हुआ है और बहुत हुआ है, लेकिन नुकसान हमारा नहीं, उन देशों का हुआ है जो भारत को आज तक सिर्फ एक बाजार समझते आए थे, एक ग्राहक की तरह ट्रीट करते आए थे। पर अब वक्त बदल चुका है। जरा सोचिए, वो देश जो खुद को दुनिया की बैंकिंग की धुरी समझते थे, अब वही देश भारत से डरे हुए हैं, क्योंकि आरबीआई ने उनके पास से अपना कीमती सोना खींचकर उसे अपने नागपुर के हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखवा दिया है। और वो भी इतने गुप्त तरीके से कि जब तक दुनिया को खबर लगी, भारत का सोना भारत में वापस आ चुका था। अब यहीं पर एक सवाल उठता है, आखिरकार ये सोना वहां गया ही क्यों था? तो आपको याद दिला दूं कि साल 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी हुई थी, तब आईएमएफ और विदेशी एजेंसियों से उधार लेने के लिए भारत को अपने पास के 60 टन सोने को गिरवी रखना पड़ा था। उस समय जो बेबसी भारत ने झेली, वह हमारे इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर था। लेकिन अब वही भारत दुश्मनों की नींद हराम कर रहा है। आरबीआई आज उसी शर्म को ताकत में बदल रहा है। धीरे धीरे करके आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व को इतना मजबूत बना लिया है कि अब हमारे पास की 889 टन से भी ज्यादा सोना है। और यह सिर्फ सरकारी रिजर्व की बात हो रही है। अगर देश की जनता के पास रखा सोना जोड़ लें तो भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे ये तो बस एक सोने की शिफ्टिंग है। लेकिन जरा सोचिए, ये सोना सिर्फ धातु नहीं है, ये उस भरोसे की नींव है जिससे भारत आज अपने पैरों पर खड़ा है। और जिस तरीके से आरबीआई ने इसे बिना किसी हो हल्ला के ब्रिटेन से वापस मंगाया, वह अपने आप में एक कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। यह वही बैंक ऑफ इंग्लैंड है जिसमें दुनिया के कई देशों ने अपना सोना रखा है। लेकिन जैसे ही अमेरिका में ट्रंप का व्यापार युद्ध शुरू हुआ, टैरिफ लगाए गए और मंदी की आशंका मंडराने लगी, तभी से वहां रखा हुआ सोना सुरक्षित नहीं रह गया था। यही वजह थी कि वहां से बड़े बड़े देशों ने अपना सोना खींचना शुरू कर दिया और उसी भीड़ में भारत भी शामिल हो गया। लेकिन फर्क बस इतना है कि बाकी देश शोर मचाते रहे और भारत चुपचाप अपना खेल खेलता रहा। अब जरा सोचिए, जब भारत ने यह घोषणा की कि हम अपने 1.32 टन सोने को 2024 से लेकर 2025 के फाइनेंशियल ईयर तक चरणबद्ध तरीके से वापस ला चुके हैं, तो किसका दिल बैठा होगा? उन लोगों का जिन्होंने भारत को डेकेड्स तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहकर खिल्ली उड़ाई, जिन्होंने भारत के आत्मनिर्भर होने के हर प्रयास को कमजोर साबित करने की कोशिश की। अब जब भारत के पास पहले से ही 513 टन सोना देश में मौजूद था और इसमें यह नया 100 टन जुड़ गया, तो भारत की मिट्टी में रखे सोने की कुल मात्रा 613.32 टन कोटा काहार हो चुकी है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो ताकत है जो भारत को आईएमएफ या किसी वर्ल्ड बैंक के आगे झुकने से रोकेगी। और दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जरा सोचिए, ऐसे कौन से देश में रहते हो जहां की सरकार इतनी चुपचाप अपने लोगों की सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है? तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो
और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि अगली बार कोई देश भारत को हल्के में लेने की कोशिश करे तो पहले उसे तुमसे ही जवाब मिले। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है, डॉलर की पकड़ कमजोर हो रही है और अब तो अमेरिका खुद ये सोच रहा है कि उसकी मोनोपोली कितने दिन चलेगी। ऐसे में भारत का यह फैसला पूरी दुनिया को एक साफ संदेश देता है कि अब भारत न किसी से उधार मांगेगा, न ही किसी की मर्जी से अपना भविष्य बनाएगा, बल्कि अब हम खुद अपने सोने को अपने देश में रखकर अपना किला मजबूत करेंगे। और यह कदम सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में बाकी जो 275 से 280 टन सोना विदेशों में रखा है, उसे भी भारत वापस लाएगा। और वह दिन दूर नहीं जब भारत खुद सोने की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब जब भारत दुनिया की टॉप 10 गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों में है और अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों की कतार में खड़ा है, तब दुनिया को समझ लेना चाहिए कि भारत सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत अब नेतृत्व करने के लिए तैयार बैठा है। और जब भारत के पास इतना सोना है, तब कोई भी विदेशी एजेंसी हमारी करेंसी या हमारे फैसलों पर उंगली नहीं उठा सकती। यही है वो असली स्वतंत्रता जो आरबीआई ने हमें दिलाई है। तो दोस्तों के, अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम गर्व की बात है, तो इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर हर जगह भेजिए, ताकि सबको पता चले कि हमारा देश अब सोने की चिड़िया फिर से बन रहा है और इस बार कोई भी उसे लूट नहीं पाएगा। और हाँ, ऐसे ही और सच्ची, जानकारीपूर्ण और राष्ट्रवादी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब अगला झटका भारत की तरफ से दिया जाए तो सबसे पहले खबर आपको मिले। जब कोई बार बार तुम्हारे घर आकर तुम्हारा सामान चुरा ले जाए और तुम उसे सिर्फ देख कर चुप रहो, तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी होती है। और चीन ठीक यही सालों से करता आ रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि भारत अब चुप नहीं है। अब भारत हर उस मुल्क से हिसाब बराबर कर रहा है जो भारत की तरक्की के खिलाफ योजनाएं बनाता है, जो भारत की इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए सस्ते सामान के नाम पर जार खोलता है। और ये साजिशें अब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, अब ताइवान और वियतनाम भी इस गंदे खेल में कूद चुके हैं। लेकिन इस बार भारत ने जो जवाब दिया है, उसने सीधे उनके होश उड़ा दिए हैं। ये कहानी सिर्फ एक टैक्स की नहीं है, ये कहानी है उस आर्थिक हमले की, उस आर्थिक युद्ध की जिसमें चीन और ताइवान ने मिलकर भारत की उभरती इंडस्ट्री को तोड़ने की कोशिश की थी। और अब भारत ने उनके इसी हमले को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए एंटी डंपिंग ड्यूटी का ऐसा हथौड़ा मारा है कि अब उनके लिए भारत में घुसना क्या, भारत के बाजार के आसपास भी भटकना मुश्किल हो जाएगा। पिछले कुछ सालों से चीन और वियतनाम की कई कंपनियां प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन्स को इतने सस्ते दामों में भारत में भेज रही थी कि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री, छोटे मैन्युफैक्चरर और स्टार्टअप्स उनके आगे टिक ही नहीं पा रहे थे। और जैसे जैसे ये सस्ती मशीनें भारत के हर कोने में घुसती गई, वैसे वैसे भारत की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद होती गई, मजदूर बेरोजगार होते गए और हमारी आत्मनिर्भरता की बुनियाद को दीमक की तरह चाटने लगे ये विदेशी खेल। भारत के एमएसएमई सेक्टर को सीधे तौर पर बर्बाद करने की ये रणनीति कोई संयोग नहीं थी। ये पूरा एक प्लान था, एक ऐसा प्लान जिसमें चीन अपनी सस्ती मशीनों से हमारे बाजार में कब्जा करना चाहता था। और फिर जब हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती तो यही चीन दोगुने रेट पर वही मशीनें बेचता और भारत को मजबूरी में खरीदना पड़ता। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने एक पल के लिए भी देरी नहीं की। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने जब यह पाया चीन और ताइवान की कंपनियां जानबूझकर अपनी मशीनों को इतना सस्ता कर रही है कि वह उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम कीमत पर भारत में आ रही है, तो इसे केवल व्यापारिक मुनाफे की चाल नहीं बल्कि एक आर्थिक हमला माना गया। और भारत ने अब इसी हमले के जवाब में ठोक दी है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब चीन और ताइवान की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों पर भारत सरकार ने 27% से लेकर 63% तक की भारी भरकम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। यानी अगर कोई चीनी कंपनी भारत में 10 लाख की मशीन भेजेगी तो उसे सीधे सीधे 3 से 6 लाख रुपए अतिरिक्त टैक्स के तौर पर भरने होंगे। अब ये समझ लीजिए कि चीन का सस्ता माल भारत में आना अब सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि भारत को अब किसी भी विदेशी चाल के आगे झुकना नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप एक बटन दबाते हैं
लेकिन हमें वो ताकत मिलती है जो इस सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। अब आइए समझते हैं कि ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन आखिर होती क्या है और क्यों ये भारत के लिए इतनी जरूरी है। दरअसल ये मशीनें कच्चे प्लास्टिक को पिघलाकर उससे खिलौने, पाइप, बोतलें, पैड और न जाने कितने उपयोगी उत्पाद बनाती हैं। और इस वक्त भारत में करीब 30,000 प्रोसेसिंग यूनिट्स चल रही हैं। यह इंडस्ट्री अकेले $54 बिलियन की है और 2033 तक $77 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अब आप सोचिए, अगर चीन इस पूरे सेक्टर को अपने सस्ते माल से मार देता तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाते। भारत की आत्मनिर्भरता एक मजाक बनकर रह जाती और हाँ, युवा फिर से नौकरियों के लिए पश्चिमी देशों की ओर देखते। लेकिन भारत ने वक्त रहते अपनी कमर कस ली है। इस एंटी डंपिंग ड्यूटी के तहत खास तौर पर जिन मशीनों को निशाना बनाया गया है उनमें प्रमुख रूप से 3 शामिल हैं। पहला, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जिस पर 27% से 63% तक ड्यूटी लगाई गई है। दूसरा, चीन की एक्सप्लोजन मशीनें, जिस पर 40% से अधिक टैक्स लगाया गया है। और तीसरा, ताइवान की ब्लॉक मोल्डिंग मशीन, जिस पर 33% से ज्यादा ड्यूटी और थर्मोफॉगिंग मशीन पर भी 30% टैक्स लगाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कोई मामूली व्यापार नीति नहीं, ये एक रणनीतिक हमला है चीन की आर्थिक चालों पर। अब सवाल ये भी उठता है कि भारत के लिए चीन इतना खतरनाक क्यों बन चुका है। तो जवाब सीधा है, भारत और चीन के बीच कुल व्यापार $127 बिलियन का है, जिसमें से भारत सिर्फ $16.6 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। यानी भारत हर साल लगभग $95 बिलियन का व्यापार घाटा झेलता है। तो अब आप ही बताइए, अगर भारत ऐसे देश से सिर्फ घाटा झेलता रहे और वो देश ऊपर से हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद करने पर तुला हो, तो क्या भारत को चुप रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने सही किया और अब चीन और ताइवान को यह बात समझ आ चुकी है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है जो सिर्फ देखता था। अब भारत जवाब देता है, वो भी ऐसा जवाब जिसे दुनिया महसूस करे। असल में ये वही चीन है जिसने पहले भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चोट पहुंचाई, फिर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में घुसा और अब प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को निगलने आया था। लेकिन इस बार भारत ने पहले ही रोक लगा दी और अब चीन की मंशा पर ऐसा पानी फेरा है कि उसकी मशीनें बंदरगाह पर ही सड़ जाएंगी। अमेरिका जब अपने उद्योगों की रक्षा के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं? ये वही चीन है जो पहले हमारे उद्योगों को सस्ते माल से बर्बाद करता है, फिर उसी सामान को महंगे दामों पर बेचकर हमारे बाजार पर राज करता है। लेकिन अब यह सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि भारत अब उस हर हाथ को काटेगा जो भारत की तरक्की रोकने की कोशिश करेगा। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या भारत को ऐसे और कदम उठाने चाहिए? क्या हमें हर उस देश से व्यापार सीमित करना चाहिए जो हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या भारत की यह नीति आपको सही लगी और क्या चीन और ताइवान को इससे बड़ा झटका देना चाहिए।